कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज में पाकिस्तान कम नहीं है। फिर उनके ये भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान लड़ाई लड़ने की विल रखता है, कि वो लड़ते हैं, लड़ने को तैयार है वो। फिर वो मुस्लिम कंट्री है, फिर वो वही अकेला मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। फिर वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे डिप्लोमेसी बहुत अच्छी वो समझदारी से करते हैं। अगर उनको थोड़ी सी किसी की बढ़ाई भी करनी होती है वो कर देते हैं। टैग्स जो हैं वो लगते रहे हैं कि आप जो हैं पाकिस्तान के एप्पल ऑफ द आई हैं, तो वो भी आपके साथ होता रहा है। बट जो है हकीकत, मैं ये भी जानता हूँ कि आज अगर हमें किसी मुल्क के साथ बात करनी है, उससे दोस्ती करनी है, तो वो पाकिस्तान है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब पाकिस्तानी मेरे क्या बारे में सोचते हैं वो दूसरी बात है। फैसिलिटेटर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप जगह जो है ऐसी बनाएं दोनों साइड के लिए, जो दोनों साइड को लगे कि हाँ मैं यहाँ पर सिक्योर हूँ। सो दे वर ओनली द फैसिलिटेटर। उसके बाद वो मीडिएटर बन गए। और जो तीन बड़ी बड़ी और जो ताकतें हैं रीजनल पावर्स दैट मैटर, कौन सी हैं रीजनल पावर्स? जैसे कि इजिप्ट है, जैसे सऊदी अरेबिया है, टर्की है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मैं पहला इंसान हूँ जो बहुत खुश होगा अगर पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस नॉर्मल हो। वो जो है वो पूरे आरएसएस की जो सीढ़ियाँ हैं वो चढ़कर आए हैं। तो आप भी जानती हैं, मैं जानता हूँ, इसीलिए पाकिस्तान से ताल्लुक नॉर्मल नहीं हो सकते। इसीलिए हम इजराइल के साथ अपनी जो दोस्ती है उसको और मजबूत करेंगे। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब ये वॉर शुरू हुई थी उससे पहले शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। लोग ये सोच रहे थे कि ईरान कितने दिन टिक पाएगा। अब सवाल ये है कि अब लोग ये देखते हैं कि अमेरिका कितने दिन टिक पाएगा। किस तरह से चीजें जो हैं वो कंप्लीटली बदल गई हैं। पूरी दुनिया का नजरिया ईरान और अमेरिका को देखने का ही कंप्लीटली बदल गया है। और उसमें सबसे बड़ा लूजर अगर कोई है तो वो साफ तौर पर देख सकते हैं हम इजराइल और अमेरिका, ये दोनों साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये सबसे बड़े लूजर हैं। मैं कुछ और सवाल है उन पर आऊं उससे पहले प्रवीण जी, मैं भारत पर आना चाहती हूं। और उससे पहले पाकिस्तान ने जिस तरह से इस पूरे के पूरे मीडिएशन में जो रोल निभाया है, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री, चीन की उससे दोस्ती है, रशिया से है, सऊदी अरब से है, अमेरिका से भी उसकी दोस्ती है, ईरान भी उसका दोस्त है। यानी कि अगर दो की जगह 4-5 हाथ भी होते तो तमाम हाथों में उसके लड्डू फिलहाल नजर आ रहे हैं। ये फिलहाल जो उसने मीडिएशन किया है, एक तरफ ईरान के सिग्नेचर, एक तरफ अमेरिका के सिग्नेचर और नीचे मीडिएशन में शहबाज शरीफ के सिग्नेचर, इससे पाकिस्तान की पोजीशन किस तरह से बदली है? और क्या आपको लग रहा है कि पहले से ज्यादा पावरफुल क्या पाकिस्तान भी हुआ है? और अगर ऐसा है तो ये भारत के लिए कितने खतरे की बात है? देखिए, पाकिस्तान की कहानी मैं आपको शुरू करके बताता हूँ ऑपरेशन सिंदूर से। ऑपरेशन सिंदूर लड़ाई जो थी वो सिर्फ 4 दिन की थी, पर उस 4 दिन की लड़ाई के बाद अमेरिका ने ये फैसला किया, जो उन्होंने लिखा हुआ है अपनी कांग्रेस, यूएस कांग्रेस रिपोर्ट में 2025 की, कि इन 4 दिन की लड़ाई के अंदर जो क्लैश हुआ था पाकिस्तान ने इंडिया से बेहतर किया है। उसी का नतीजा था कि 2025 के एंड में जो पाकिस्तान और सऊदीज हैं उनका डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, याद करिएगा। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के मिलिट्री ताल्लुकात पहले नहीं थे, वो 70s से हैं। पर ये पहली बार हुआ कि उनका एक फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है पाकिस्तान के सैनिक होंगे वेस्ट एशिया में। उसके बाद आप देखिएगा कि ये लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई के शुरू होते ही क्या हुआ, पाकिस्तान पहले तो फैसिलिटेटर बना। क्यों फैसिलिटेटर बना? क्योंकि पाकिस्तान के सिंदूर के कारण, जिसमें सिंदूर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उनके रिश्ते जो हैं अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हो गए, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। याद करिएगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उसको 2 जून 2025 में लंच के लिए बुलाया था व्हाइट हाउस में। 1-on-1 लंच हुआ था, बातचीत हुई थी। तो जैसे आप बता रही हैं, पाकिस्तान आज एक ऐसा मुल्क है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में तीनों बड़ी ताकतों के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं, और वो ऐसा मुल्क है जो कि सब रीजनल पावर समझती हैं। अब उनको समझ में आ गया है कि जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, और वो कैसे समझ रही है, सिंदूर से।
कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज में पाकिस्तान कम नहीं है। फिर उनके ये भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान लड़ाई लड़ने की विल रखता है, कि वो लड़ते हैं, लड़ने को तैयार है वो। उन्होंने हमेशा रिटर्न में हमारे मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया है। मिलिट्री टारगेट का मतलब होता है यू आर शोइंग द विल टू फाइट। फिर वो मुस्लिम कंट्री है, फिर वो वही अकेला मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। फिर वो एक ऐसा मुल्क है जहां पे डिप्लोमेसी बहुत अच्छी वो समझदारी से करते हैं। अगर उनको थोड़ी सी किसी की बढ़ाई भी करनी होती है वो कर देते हैं। हमने जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं दिया ये श्रेय कि आपने सीज फायर करवाया है, उन्होंने फौरन दे दिया पाकिस्तान ने, और ये भी कह दिया कि साहब जो है आपको पीस प्राइज के लिए हम नोबेल पीस के लिए नॉमिनेट करते हैं। कहने का मतलब ये है पाकिस्तान ने 3 बड़ी बड़ी चीजें हासिल करी हैं। पहली बात, शुरुआत हुई थी एज अ फैसिलिटेटर। 11 अप्रैल को जब ये पहली बार हुआ था कि दोनों साइड बातचीत करेंगी, तो इस्लामाबाद में तय हुआ था बातचीत होगी। आपको याद होगा वो 11 अप्रैल को था। फैसिलिटेटर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप जगह जो है ऐसी बनाएं दोनों साइड के लिए, जो दोनों साइड को लगे कि हाँ मैं यहां पर सिक्योर हूं। सो दे वर ओनली द फैसिलिटेटर। उसके बाद वो मीडिएटर बन गए। मीडिएटर का मतलब होता है कि आप दोनों साइड आप बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, तो आप एक साइड के पास जाइएगा, उसकी प्रॉब्लम समझिए, दूसरी साइड को बताइए, वो बताएगा आपको मेरी क्या प्रॉब्लम है, तो आप मीडिएट कर रहे हैं। उसके बाद अब क्या हुआ है, क्योंकि उनको ये जो उनकी काबिलियत मैंने आपको बताई है, एक लौता कंट्री है जो वेस्ट एशिया का कंट्री नहीं है, पर उसको वेस्ट एशिया में शामिल कर लिया गया है। और वो शामिल कैसे हुआ है, अगर आप देखिएगा जो एमओयू साइन हुआ है, जो ईरान ने एमओयू साइन करा है, उसमें लिखा हुआ है इस्लामाबाद एमओयू। और जो 3 बड़ी बड़ी और जो ताकतें हैं रीजनल पावर्स दैट मैटर, कौन सी हैं रीजनल पावर्स, जैसे कि इजिप्ट है, जैसे सऊदी अरेबिया है, टर्की है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। तो आज पाकिस्तान जो साउथ एशियन कंट्री है, अब वो जुड़ चुका है वेस्ट एशिया के साथ। तो अब आप समझ सकती हैं वो कहां से कहां पहुंच चुका है। जी, ये तो एक तरह का रेवोल्यूशन है कि किस तरह से कहां वो पहुंचा है, और आपने बेहतरीन तरीके से उसको यहाँ एक्सप्लेन किया है। और इसी में जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये था कि आखिर प्रवीण जी, ये क्या अचानक हम ये होता हुआ देख रहे हैं, या फिर ये एक पाकिस्तान की लॉन्ग स्ट्रैटेजी थी जिसका हम नतीजा यहाँ पर हम सामने आता हुआ देख रहे हैं? या आप ये देखते हैं कि जिस तरह से ज्योग्राफी है वो उसको बहुत सूट करती है, या जो एक मिलिट्री पावर है, न्यूक्लियर पावर है, इसलिए वो सूट करता है उसको? क्या आखिर रीजन है कि चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम ग्लोबल नॉर्थ की बात करें, ग्लोबल साउथ की बात करें, दोनों तरफ के जो पावर्स हैं वो पाकिस्तान से हाथ मिलाना चाहती हैं या पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई हैं? देखिए, सब कुछ है, मुस्लिम नेशन है, न्यूक्लियर वेपन है, कनेक्टिविटी है, ज्योग्राफी है, पर सबसे बड़ी बात यह है जो हमें समझनी है कि उनके जो जनरल्स हैं आर्मी के, वो फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। तो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, जो रास्ता शुरू किया था जनरल जहांगीर करामत ने, वो आसिम मुनीर आगे ले गए हैं। ये जो बात हो रही है, जो ट्रंप भी बात करते हैं, वो कहते हैं माय फेवरेट फील्ड मार्शल। तो सारी देखिए, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको नहीं मिलना चाहिए मतलब कामयाबी का, वो he should also get that thing, but the point is that more and more countries they want to talk to Field Marshal Asim Munir because they know that these people understand diplomacy, they understand how to talk to them because this is something they have worked very well and they are the people who are in power in the GHQ. तो आपको ये सब चीजों को सामने रख के फिर एक फोटो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिप्लोमेसी में, और स्पेशली अभी जैसे दुनिया बदल रही है, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं जो फॉरेन पॉलिसी जो हमारी बनाते हैं, पहली तो बात यह है कि सरकार फॉरेन पॉलिसी बनाती है, हमारी डिप्लोमेट्स तो बनाते नहीं, उनका काम है उसको आगे ले जाना। तो आज भी मैं समझता हूं हमारी जो सबसे बड़ी खामी है, शॉर्ट कमिंग है हमारे डिप्लोमेट्स की, उनको मिलिट्री पार्ट समझ में नहीं आती।
जो कि केस नहीं है पाकिस्तानी जनरल्स के साथ, क्योंकि वो सिक्योरिटी तो शुरू से ही देख रहे थे। मिलिट्री लाइन ऑफ कंट्रोल जब बनी थी 1 जनवरी 49 से, तो वो उनकी जिम्मेदारी बन गई सीज फायर लाइन। तो उनको वो भी समझ में आता है, उनको ये भी समझ में आता है, और वो पीछे नहीं हटते किसी को थोड़ा सा बताने में कि हाँ साहब आपने सीज फायर कराया। यू सी, इन टर्म्स ऑफ वो ये झिझकते नहीं है कि मैं ही सारा क्रेडिट ले लूँ, दूसरे को क्रेडिट दे देते हैं अगर उनका फायदा हो रहा है। तो ये सब बातें होती हैं जिनको समझना पड़ता है। टैग्स जो हैं वो लगते रहे हैं कि आप जो हैं पाकिस्तान के एप्पल ऑफ द आई हैं, तो वो भी आपके साथ होता रहा है, बट जो है हकीकत, वो हकीकत आप यहाँ पर रख रहे हैं। सवाल मेरा ये है प्रवीण जी लेकिन आपसे कि भारत, हमारी फॉरेन पॉलिसी आकर जा कहाँ रही है? देखिए, आपने इसमें 2-3 सवाल उठाए हैं जिसके जवाब मैं देता हूँ जी। पहली बात, आपने फॉरेन पॉलिसी की बात करी है। देखिए, मैं तो तकरीबन 4 साल से कह रहा हूँ, कम से कम 4 साल से कह रहा हूँ अपने। देखिए, फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, बहुत गरीब मुल्क है ये हिंदुस्तान, उसके लिए आप कुछ ऐसा करिएगा कि आपको उन लोगों की मदद हो सके, उनकी बेहतरी हो सके उनकी ज़िंदगी के अंदर। तो उसमें तो मुझे कोई शक नहीं है फॉरेन पॉलिसी गलत है। अच्छा, अब आपने बात करी डिफेंस मिनिस्टर के बारे में। देखिए कि 6 शहीद हो गए और बयान दे दिया राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में, ये बात इतनी नहीं है, इसके आगे भी है। क्योंकि अभी तक ये नहीं हमको पता है कि जो एयर वॉर हुई थी 6 और 7 मई की नाइट को, क्या हमारा कोई जहाज गिरा था, क्या हमारा कोई पायलट जो जहाज में था वो जख्मी हुआ था, या क्या हुआ था उसका, वो तो हमें मालूम ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, ये बात कुछ और भी खुलेगी, आगे चल के सच सामने आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब मैं बात करता हूँ अपने पाकिस्तान, जो मुझे थोड़ा सा आई स्टार्टेड स्माइलिंग कि आई एम द एप्पल ऑफ द आई ऑफ पाकिस्तान। ये गलत बात है बोलना, दैट इज नॉट ट्रू। व्हाट इज ट्रू इज that I mean that's not my claim. I just say कि आपको सोशल मीडिया पे इसी तरह से कहा जाता है। जी। That's not the point. For me, most important country is India. This is my country. This is my motherland. But मैं जानता हूँ कनेक्टिविटी का क्या मतलब होता है, मैं जानता हूँ जियोपॉलिटिक्स क्या होती है, और मैं ये भी जानता हूँ कि पाकिस्तान और हम एक सिविलाइजेशन के हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आज अगर हमें किसी मुल्क के साथ बात करनी है, उससे दोस्ती करनी है, तो वो पाकिस्तान है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब पाकिस्तानी मेरे क्या बारे में सोचते हैं वो दूसरी बात है, पर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। पाकिस्तानीज आर, दे शुड बी आर स्ट्रॉन्ग, वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग टाइज विद देम। हम एक ही लोग हैं 2 मुल्कों में, हमें इस बात को समझना है, ये मैं कहना चाहता हूं। देखिए, जहां तक मोदी सरकार का ताल्लुक है, मुझे कोई शक नहीं है, आप ट्रैक 2 कर लीजिए, ट्रैक 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, बाहर के मुल्क बुला के बातचीत करवा लें, पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते नॉर्मल नहीं होंगे जब तक ये सरकार है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको और आगे भी बता दूं, कई लोग मेरे से ये पूछते रहते हैं कि देखिए चीन के साथ रिश्ते कैसे नॉर्मल होंगे, तो मैं उन्हें कहता हूं, देखिए फॉरेन पॉलिसी जो तय हुई है इस सरकार ने जो की है कि हमको वी शुड लुक इन कंपटीशन विद चाइना, हम चाइना के साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे, तो वो नहीं करेगी। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मैं पहला इंसान हूं जो बहुत खुश होगा अगर पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस नॉर्मल हो। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि हमारी जो दोनों हाई कमीशन है उसको आप पहले फुल स्ट्रेंथ में लाइएगा, वो पहली रिक्वायरमेंट है। ये ट्रैक 2 और ट्रैक 3 का कोई मतलब ही नहीं है जहां तक ये सरकार का ताल्लुक है। तो अभी आरएसएस क्या कह रही है, जहां तक राम माधव का ताल्लुक है, उन्होंने खुद क्लैरिफाई कर दिया है कि मैं जो है ट्रैक 2 में नहीं था, वो एक कॉम्पोजिट डायलॉग था जहां और भी मुल्क के लोग थे, मुझे पता नहीं वो कोलंबो में या कहाँ हुआ है, तो वहां पर ही सेड, क्लियर किया उन्होंने कि एक सेशन था जिसमें मैंने जाके टॉक दी है और मैं वापस आ गया हूँ। और जहां तक ताल्लुक है आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी का, देखिए वो हडसन इंस्टीट्यूट से आए थे वापस, अमेरिका से दौरा करके आए थे, और अमेरिकन चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है उन दोनों की बातचीत शुरू हो। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को आरएसएस की क्लियरेंस नहीं चाहिए उसके लिए, वो जो है वो पूरे आरएसएस की जो सीढ़ियां हैं वो चढ़कर आए हैं।
तो आप भी जानती हैं, मैं जानता हूँ, इसीलिए पाकिस्तान से ताल्लुक नॉर्मल नहीं हो सकते। इसीलिए हम इजराइल के साथ अपनी जो दोस्ती है उसको और मजबूत करेंगे।